तो एज्यूम करता हूँ फर्स्ट वीडियो समझ में आया, जहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझाया था। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो तीन होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड। उनका पूरा लिस्ट देता हूँ आपको, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन सुनना, जिधर डाउट रहे कमेंट में बताना मुझे। तो पहला है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को 5 नाम है। फैक्ट्री ओवरहेड बोल सकते हो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल सकते हो, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, और एक नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस इंकर्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा होता है उसको फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं। फैक्ट्री जहां आप शुरू करते हो वो नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू करना पड़ता है, रेसिडेंट एरिया में नहीं कर सकते हो फैक्ट्री। तो जैसे कि भारत में कुछ कंपनी का एक ही फैक्ट्री होता है, कुछ कंपनी का एक से ज्यादा फैक्ट्री हो सकते हैं। जैसा बुलेट कंपनी, बुलेट बनाने वाली कंपनी चेन्नई में एक ही है, लेकिन मिलता है आपको पूरा ऑल ओवर द इंडिया में। ऐसी सीमेंट बनाने वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट, इनका फैक्ट्री बहुत सारे जगह, महाराष्ट्र में, पंजाब में, यूपी, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल में है। तो फैक्ट्री वो होता है जहां पे प्रोडक्शन किया जाता है, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो फैक्ट्री का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हम कस्टमर से लेते हैं प्रोडक्ट में। तो क्या क्या लेते हैं? सबसे पहला सुनो, एक हिंट है, अगर लिस्ट में ना बात में कुछ चीज आपको डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, बात में फैक्ट्री बोलेंगे, समझ जाना फैक्ट्री में आएगा। ओके, तो फैक्ट्री स्टोर्स एंड स्पेयर्स। व्हाट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स? जैसे एग्जांपल हम लोग आइसक्रीम बना रहे हैं, मशीन से बनता है, लेकिन उस मशीन में ऑयल ग्रीस वगैरह लगता है, आइसक्रीम में नहीं लगता है, उस मशीन में लगाया जाता है ताकि प्रोडक्शन सही तरीके से हो। तो प्रोडक्ट बनाने में और भी खर्चा लगता है जिसको बोलते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स। स्पेयर्स मतलब एक्स्ट्रा चीज लगता है। सेकेंड, फैक्ट्री लाइटिंग, लाइट है फैक्ट्री का। फैक्ट्री में सुपरवाइजर होते हैं जो काम को सुपरवाइज करते हैं, उनका खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फैक्ट्री रेंट टैक्स समझता है। सर रेट किसको बोलते हैं? रेंट एंड टैक्स समझता है। कोई चीज आपने रेंट पे लिया फैक्ट्री, लेकिन रेट्स क्या होता है? जैसा आप जो जगह आप लिए हो रेंट पे, वहां का लिफ्ट का चार्जेस, पार्किंग, सिक्योरिटी का पैसा, वो भी आपसे लिया जाता है। तो रेंट, रेट्स एंड टैक्स किसका है? सर फैक्ट्री का। तो कॉमन है, फैक्ट्री में आएगा। ड्राइंग ऑफिशियली किसको बोलते हैं? द प्लेस वेयर डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन। पता चला हम लोग कार बनाए, तो कार बनाने का जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है उसका, वो फैक्ट्री में रह के किया जाता है। फैक्ट्री में एक ऑफिस बनाते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको ऑफिस में लेते हैं, गलती से मत लेना, ऐसा गलती मत करना। ऑफिस बोल के ऑफिस में मत ले लेना। ये क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ऑफिस, जहाँ पे डिजाइनिंग काम किया जाता है। इसीलिए ड्राइंग ऑफिस सैलरी आएगा ना, उसको फैक्ट्री में लेना है। ओके, द प्लेस वेयर डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन। तो डिजाइनिंग फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, हॉलेज क्या होता है? फैक्ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में फैक्ट्री है, तो रॉ मटेरियल कहीं और है और प्रोडक्शन कहीं और होता है। रॉ मटेरियल को जहां प्रोडक्शन हो रहा है ना, वहां पर लेके जाने का खर्चा को बोलते हैं हॉलेज। अब नॉर्मली इंसान नहीं उठा के ले जाते हैं, इसको लेके जाते हैं क्रेन से। तो हॉलेज क्या होता है? एक्सपेंसेस incurred to take place raw material to the place of production। इसमें क्या क्या आता है? क्रेन, लिफ्ट। ओके, हॉलेज याद रहेगा ना। एक्सपेंसेस incurred to take रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टोर रूम किसको बोलते हैं? फैक्ट्री के अंदर गोडाउन होता है जहां पर रॉ मटेरियल रखते हैं, तो उस गोडाउन को संभालने खर्चा है। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल रखते हो तो उस गोडाउन को टेक केयर करने खर्चा है, स्टोर रूम एक्सपेंसेस। अब स्टोर रूम है तो वहां पे स्टोर कीपर रखना पड़ेगा, तो स्टोर कीपर का पगार हम कस्टमर से लेंगे। लूज टूल रिटर्न ऑफ किसको बोलते हैं? सर देखो, अपन बाइक खरीदते तो बाइक में लूज टूल वगैरह देते हैं, होते हैं ना एक्स्ट्रा पार्ट्स। बाइक खरीदते हो तो बाइक के अंदर लूज टूल देते हैं। वैसे ही मशीन के कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जरूरत पड़ेगा तो उसका काम आ सकता है। मशीन का भी हम एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स रखते हैं, कभी जरूरत पड़ा तो हम वो पार्ट्स को रिप्लेस कर देंगे। इसका लाइफ ज्यादा नहीं रहता है, 1 ईयर के अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो लूज टूल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट, याद करो, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट में लिए थे। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को फैक्ट्री में लेना। तो ये देखो तीनों लिखा हूं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में लेंगे। इनडायरेक्ट वेजेस को हम लोग अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, क्योंकि जो लोग मशीन नहीं चलाते हैं उसको अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं, तो जो मशीन चलाते हैं उसको प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं। ओके, तो याद रहेगा ना, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री में लेना है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई। सर वाटर सप्लाई ऑफिस में भी यूज होता है? नहीं, ज्यादा वाटर फैक्ट्री में यूज होता है, साफ सफाई में काम आता है। तो वाटर का ज्यादा इस्तेमाल फैक्ट्री में होता है, इसीलिए वाटर सप्लाई फैक्ट्री में लेना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और मशीनरी। मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन हम कस्टमर से लेंगे, इसीलिए डेप्रिसिएशन किसका है? प्लांट और मशीनरी का।
फैक्ट्री खर्चा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मशीन रखे हो उस बिल्डिंग का भी तो डेप्रिसिएशन लेना, तो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग बोला। ऑफिस बिल्डिंग बोलेंगे तो ऑफिस में लेंगे। नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मशीन है तो खराब होगा, मालूम पड़ा हमारे पास 200 मशीन है, उसमें से 10 मशीन हमेशा खराब होते रहता है, तो उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने का खर्चा फैक्ट्री में लिया जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, पता चला हमारे पास एक्सीडेंट वाला कार आता है, तो एक्सीडेंट वाला कार के ऊपर कितना खर्चा होने वाला है, एक डिपार्टमेंट होता है जो एस्टिमेट करते हैं कि इस कार को बनाने में खर्चा कितना आएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। सोचो अपने पास बाइक है और खराब हो गया, तो अपन जिसके पास लेके जाएंगे वो एक एस्टिमेट करता है कि इसमें कितना खर्चा आएगा। ऐसी फैक्ट्री के अंदर भी एक डिपार्टमेंट होता है जो एस्टिमेट करता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ओवरऑल खर्चा कितना आएगा। उस पर्सन को कंपनी पेमेंट कर रही है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन, वो आपसे लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लीनिंग एक्सपेंसेस, साफ सफाई स्वच्छता अभियान है, तो फैक्ट्री में साफ सफाई का जो खर्चा रहता है ऑफकोर्स फैक्ट्री में लिया जाएगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रीवर्क, काम हो गया लेकिन फिर से उसको करना, या दूसरा बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ द डिफेक्टिव वर्क। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव वर्क मतलब सोचो हम लोग 1 लाख रुपीज का साड़ी बना रहे हैं जो इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, इसको हम फेंक नहीं सकते हैं, इसको रेक्टिफाई करेंगे। ओके, तो रेक्टिफाई में जो खर्चा आएगा फैक्ट्री खर्चा है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, हम इसको फेंकेंगे नहीं, रेक्टिफाई करके बेच देंगे। नेक्स्ट सैलरी एंड बोनस टू फैक्ट्री वर्कर, ऑफकोर्स फैक्ट्री बोला है ना, बात में फैक्ट्री का जो वर्कर है उनको सैलरी देते हो, बोनस देते हो, फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री के अंदर इंजीनियर होते तो इंजीनियर को जो सैलरी दोगे वो भी फैक्ट्री में लिया जाएगा। नेक्स्ट टेक्निकल, एक वर्ड याद है टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब जो लोग मशीन से रिलेटेड काम करते हैं, तो टेक्निकल डायरेक्टर फीस बोला। नॉर्मल डायरेक्टर फीस बोले तो ऑफिस में लेना है, लेकिन टेक्निकल बोला है ना, तो इसको कहाँ लोगे, फैक्ट्री में लेने का। फैक्ट्री का जो पावर रहेगा ऑफकोर्स पावर फैक्ट्री में यूज होता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, सर ईएसआई का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कल ऐसा हुआ था, एक मजदूर काम कर रहा था मशीन से, उससे कुछ गलती हुआ, घर जाने टाइम पे उसके पास एक ही आता है, एक हाथ यहीं छूट गया मशीन में, तो यार उसका तो लाइफ बेकार हो गया। तो इसीलिए एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करा देता है, कल कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएस, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है, क्योंकि एम्प्लॉय का पगार वैसे कम है। तो अक्सर ये जो लो पेड एम्प्लॉय होते हैं ना, उन्हीं का ईएसआई किया जाता है। तो कंपनी के अंदर जो वर्कर होते हैं उनका पगार बहुत कम होता है, तो एम्प्लॉयर उनका ईएसआई का, एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराता है। ओके, कल कुछ एक्सीडेंट होगा तो कुछ तो इंश्योरेंस से मदद मिलेगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जैसा एम्प्लॉयर पगार देता है वैसे ईएसआई में भी कंट्रीब्यूशन करता है। ओके, दैट इज एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री। फ्यूल एंड पावर, मशीन को चलाने में काम आता है, तो फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री में लेना है। व्हाट इज नॉर्मल आइडियल टाइम, सर देखो वर्कर बोलने के लिए 8 घंटा काम करते, लेकिन 8 घंटा काम नहीं करते, तो पता चला 1 घंटा तो उसने चाय लंच में खत्म कर दिया, तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल आइडियल टाइम। ये तो होगा ही होगा ना, वर्कर तो खाना खाएंगे ना बीच में, तो नॉर्मल आइडियल टाइम भी हम कस्टमर से ले लेते हैं, एबनॉर्मल नहीं लेते हैं, एबनॉर्मल नहीं लेते हैं, नॉर्मल आइडियल टाइम भी कस्टमर से ले लेते हैं उसका पैसा। वर्कर बोलने के लिए 8 घंटा फैक्ट्री में आया था, लेकिन 7 घंटे काम किया, 1 घंटा तो उसने टाइम पास किया, दैट इज नॉर्मल, चाय पिया रहेगा, खाना खाया रहेगा, तो दैट इज ए नॉर्मल आइडियल टाइम, इसका भी पैसा हम कस्टमर से लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द वर्कर, वर्कर को मशीन चलाने को नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग देने का जो खर्चा रहता है वो भी फैक्ट्री में लिया जाता है। वर्कर, कुछ वर्कर न्यू होते हैं, उनको समझ में नहीं आता इस मशीन को चलाते कैसा, तो उनको ट्रेन करने का जो खर्चा आता है वो भी फैक्ट्री में लिया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन ट्रायल रन, कभी भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एक बार ट्रायल रन कर लेते हैं, तो ट्रायल रन में मटेरियल लगेगा, लेबर का मेहनत लगा, वो सब भी फैक्ट्री में लिया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा बरोबर। ओके, तो एक्सपेंस ऑन ट्रायल रन, जो शुरू में ट्रायल करते हैं वो भी खर्चा फैक्ट्री में ट्रीट करना। ओके, तो याद रहेगा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंसेस, इसको 3 नाम है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, दूसरा जनरल ओवरहेड, तीसरा ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किसको बोलते हैं, हर कंपनी का अपना एक ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, जहां से बैठ के पूरा कंट्रोल करते हैं फैक्ट्री को, सेलिंग डिपार्टमेंट को, तो पूरा बिजनेस को कंट्रोल करने का एक जगह होता है हेड ऑफिस, वहां से बैठ के पूरा कंट्रोल करते हैं, तो उनका भी कुछ खर्चा होता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट काम करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का खर्चा क्या क्या है, सबसे पहला, कभी कभी बात में सीधा लगेगा ऑफिस बोलेंगे, समझना ऑफिस में लेना है। ओके,
डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में कुछ इक्विपमेंट रखे थे जैसे जेरोक्स मशीन रखे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन कस्टमर से लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस का जो बिल्डिंग है उसका डेप्रिसिएशन हम कस्टमर से लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस में फर्नीचर होता है उसका डेप्रिसिएशन हम कस्टमर से ले सकते हैं। स्टाफ सैलरी, ऑफिस में स्टाफ काम करते हैं उनका पगार को बोलते हैं स्टाफ सैलरी। ऑफिस में स्टाफ काम करते तो स्टाफ का पगार दिया रहेगा, दैट इज एन एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस। ये इंटरेस्टिंग है। काउंटिंग हाउस सैलरी किसको बोलते हैं? काउंटिंग हाउस सैलरी का मतलब होता है प्लेस पर अकाउंटिंग वर्क इज डन, जहां पर अकाउंटिंग का काम किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता है, इसी को बोलते हैं काउंटिंग हाउस सैलरी। तो काउंटिंग हाउस सैलरी किधर लोगे? एडमिनिस्ट्रेशन में लेना है। अकाउंटेंट ऑफिस में काम करते हैं, ऑडिटर ऑफिस में काम करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन का ज्यादा इस्तेमाल ऑफिस में किया जाता है इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं। लीगल एक्सपेंस का बात कर रहा हूँ, इलीगल नहीं। लीगल एक्सपेंस में क्या होता है, हर कंपनी का अपना खुद का कंपनी सेक्रेटरी रखेंगे, लॉयर रखेंगे कंसल्टेंसी के लिए, तो दैट इज लीगल एक्सपेंसेस। मैनेजर सैलरी, कंपनी के ऑफिस को मैनेज करते हैं मैनेजर, तो मैनेजर का सैलरी। पोस्टल एंड टेलीग्राम नॉर्मली ऑफिस में होता है। बैंक चार्जेस, ऑफिस वाले जो ट्रांजेक्शन करेंगे बैंक के साथ तो बैंक वाले कुछ चार्जेस कट करते हैं जिसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। नेक्स्ट मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस, देखो बात बात में ऑफिस लिखा, मिसलेनियस मतलब कुछ ऐसे खर्चे छोटे मोटे जिसको हम सबको नाम नहीं लिख सकते इसीलिए बोलते हैं मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस में लेना है। ऑफिस का भाड़ा, हमने वो जगह जहां पर हमारा ऑफिस है हमने रेंट पे लिया तो उसका रेंट पे करना है, दैट इज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सैलरी टू एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफिस में बैठते हैं तो उनका सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे। सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस में स्टाफ रहते हैं उनका ही पगार एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे। नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉय या डायरेक्टर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसका एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन में लेंगे। ऑफिस का लाइटिंग, ऑफिस में लाइटिंग यूज होता है, ऑफिस का लाइट बिल ऑफ कोर्स ऑफिस में आएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, प्रोविडेंट फंड, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। स्टाफ जो काम करते हैं उनको पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए जमा करते हैं जिसका नाम है पीएफ। तो पीएफ में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ये कब मिलता है? जब वो जॉब छोड़ के जाएगा तभी मिलता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस। व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस? इट इंक्लूड इनिशियल कॉस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। ओके, न्यू बिजनेस ऑफिस बनाया आपने तो उसका रेंट दे रहे, उसका इंश्योरेंस दे रहे, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ओके, फिर से बोलो, इट इंक्लूड इनिशियल कॉस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस पे किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा ओवरहेड जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दो नाम है, सेलिंग भी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और उसका और एक नाम है सेलिंग ऑन कॉस्ट। आजकल कंपटीशन का जमाना है, प्रोडक्ट नहीं बिकता तो हर कंपनी अपना सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको ऑर्डर मिले। तो कंपनी अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करती है उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या सेलिंग ऑन कॉस्ट। क्या क्या आता है? सबसे पहला व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड। याद करो, जब आप पिज्जा को कॉल करते हो तो पिज्जा वाला आपको घर पे डिलीवरी देके जाता है ना, तो आपसे पैसा ही लेता है लाने का, इसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचा के देने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो पिज्जा का एग्जांपल याद रखना। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट। कंपनी डव का ऐड कर रहे हैं, बोले फेस का एक साइड नॉर्मल साबुन लगाओ और दूसरी साइड डव लगाओ, तो एक हफ्ते के बाद ऐसा नहीं बोलेंगे कि दूसरी साइड दाढ़ी उग गया आपका। तो कंपनी कुछ भी ऐड करेगी अपना प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट। टीवी में आजकल भर भर के एडवर्टाइजमेंट ही होता है क्योंकि स्पॉन्सर ये लोग ही करते हैं ना। सेल्समैन कमीशन, हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था, सोचो हम लोग निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था तो कंपनी ने 200 सेल्समैन लोग रखा और सबको टारगेट दिया इतना इतना घर जा जाके प्रोडक्ट बेचना, आपको कमीशन मिलेगा। 200 रुपए का पैकेट है, आपको एक पैकेट के पीछे 50 रुपीज मिलेगा। तो सेल्समैन कमीशन या सैलरी कंपनी को करना पड़ता है अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, घर जा जाके बेचो। ट्रैवलिंग, अभी सेल्समैन जा रहे हैं तो उनका खर्चा भी कंपनी देगी, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द सेल्समैन। फ्री गिफ्ट, कभी कभी हम नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च किए तो कस्टमर को नहीं मालूम है हमने क्या बनाया, तो हम कभी कभी अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए फ्री में देते हैं, बोलते हैं जरा यूज करो, अच्छा लगा तो आप ऑर्डर दीजिएगा, तो फ्री में गिफ्ट दिया। क्लियर? फ्री गिफ्ट, सोचा हमने शैम्पू बनाया लेकिन हमारा शैम्पू कोई यूज नहीं करता तो हम फ्री में पहला बांटेंगे ताकि कस्टमर को अच्छा लगे तो ऑर्डर देंगे। फ्री गिफ्ट या सैंपल टू द कस्टमर। रॉयल्टी ऑन सेल, डायरेक्ट एक्सपेंस में समझाते हैं कंसेप्ट। अगर रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे और रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल होगा तो सेलिंग में लेंगे। क्लियर ना? जैसा वो पब्लिशर होता है, पब्लिशर ना ऑथर को पैसा कैसे देता है, जितना बुक बिकेगा उतना पैसा दूंगा, पब्लिश करने के बेस पे नहीं दूंगा, जितना बुक बिकेगा उसके बेस पे दूंगा।
ओके, तो रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल रहेगा तो सेलिंग में लेने का। तो डिलीवरी वैन क्या होता है, गुड्स को डिलीवर करने का अलग अलग स्टेट में। ओके, फैक्ट्री एक जगह रहेगा लेकिन सब जगह चाहिए ना, हर एक स्टेट में चाहिए, तो बेस्ड ऑन फैक्ट्री एक ही जगह होगा लेकिन गुड्स सब जगह मिलना चाहिए ना हर एक स्टेट में, तो कैसा पहुंचाते हैं, बेस्ड ऑन डिलीवरी वैन। एक ट्रक होता है जहां पे गुड्स लोड करके हर एक स्टेट में पास किया जाएगा, इसी को बोलते हैं डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। उसका पेट्रोल डीजल जो लगेगा ये भी कस्टमर से लेंगे हम। डेप्रिसिएशन और डिलीवरी वैन, अगर डिलीवरी वैन है तो उसका डेप्रिसिएशन लेंगे, अगर डिलीवरी वैन है तो उसका डेप्रिसिएशन भी हम कस्टमर से लेंगे। तो डिलीवरी वैन है तो उसका डेप्रिसिएशन भी हम कस्टमर से लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रोडक्ट बनाने में। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल लोग का एग्जीबिशन होता है जहां पे हर इंडस्ट्री लोग मिलकर अपना अपना प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इससे उनका ही सेल बढ़ेगा। नेक्स्ट है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, गुड्स को पैक करके आप घर पे पहुंचाने का जो खर्चा होता है, जैसे आप अमेजोन सामान मंगाते हो तो अमेजोन वाले कितना अच्छा पैक करके बेचते हैं उसको, दैट इज पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, अमेजोन याद रखो। रेंट ऑफ वेयर हाउस, जैसा एक फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर डीलर का एक दुकान है एकदम रोड साइड पे, बहुत कॉस्टली है तो इसीलिए जगह बहुत छोटा है, लेकिन कस्टमर क्या होता है, कस्टमर को हर गुड्स ऑन द स्पॉट मिलना चाहिए। तो कस्टमर जब आएंगे फर्नीचर डीलर के पास तो बोलेंगे हमको ये टाइप का फर्नीचर चाहिए, तो हर चीज नहीं दुकान में रख सकते, इसीलिए वो वेयर हाउस रखता है। वेयर हाउस एक गोडाउन है, कस्टमर एक बार आते तो फिर से नहीं जाना चाहिए, तो अगर जरूरत पड़ा तो हम कस्टमर को बोलेंगे आप 2 मिनट रुको, हम ला के देते हैं वेयर हाउस में से। तो वेयर हाउस क्यों रखते हैं, ताकि अपना सेल बढ़े, क्योंकि गोडाउन होने की वजह से अपना सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो रेंट, अगर वेयर हाउस रखे हो तो उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, तो ये भी एक एक्सपेंसेस है, सेल्स को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि कस्टमर एक बार आएंगे ना, अगर वो चले गए तो फिर से वापस नहीं आएंगे, तो हम नहीं चाहते कस्टमर एक बार आने के बाद जाना चाहिए, हम उनको अपना गोडाउन में से ला के देंगे, इसी को बोलते हैं रेंट ऑफ द वेयर हाउस, तो उसका खर्चा आने वाला है आपको। नेक्स्ट सेकेंडरी पैकिंग, सर एक क्वेश्चन है, फिर प्राइमरी पैकिंग किधर गया, प्राइमरी पैकिंग या प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं, व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग इधर नहीं लेते, प्राइमरी पैकिंग हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लेते हैं, प्राइमरी पैकिंग ये सेकेंडरी पैकिंग है। प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं, इट इज एसेंशियल टू होल्ड द प्रोडक्ट। एग्जांपल, आप चॉकलेट लेते हो ना 5 स्टार, तो 5 स्टार को एक प्लास्टिक में पैक किया रहता है, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। लेकिन कंपनी एक एक चॉकलेट नहीं बेचती है, कंपनी एक साथ 100 चॉकलेट बेचती है एक बॉक्स में डाल के, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग लोडिंग अनलोडिंग के लिए रहता है, ताकि उसको ट्रक में अच्छे तरीके से लोड हो सके। सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट में काम आता है, तो दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। तो कंपनी बिस्लरी का बॉटल बेचती है ना, वो एक एक बॉटल जो पानी रहता है एक बॉटल में डाला रहता है, दैट इज प्राइमरी पैकिंग। लेकिन कंपनी एक एक बॉटल नहीं बेचेगी, एक साथ 100 बॉटल बेचेगी, उसको एक बॉक्स में डाला रहेगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग, समझे। 1 रुपीज का जो चॉकलेट लेते हो उसको प्लास्टिक में पैक किया रहता है, उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, वो फैक्ट्री में होता है डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन कंपनी एक एक चॉकलेट नहीं बेचती है, वो जार में बेचती है, ये जार के अंदर बहुत सारे चॉकलेट रहेंगे, 100 के ऊपर चॉकलेट रहेंगे, तो क्यों करते हैं, दैट इज सेकेंडरी पैकिंग। ओके, तो सेकेंडरी पैकिंग याद रहेगा ना, इट हेल्प्स इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को इजी करना चाहिए, इसीलिए कंपनी सेकेंडरी पैकिंग करती है। नेक्स्ट शोरूम एक्सपेंसेस, 2 व्हीलर लेने गए, 4 व्हीलर लेने गए, तो आप शोरूम में जाते हो ना, शोरूम क्यों रहता है, ताकि वो दिखाए कि वो गुड्स कैसा दिखता है। शोरूम एक रूम है जहाँ पे शो किया जाता है, शोरूम एक्सपेंसेस ना। जब आपको 4 व्हीलर लेना होता है तो आप शोरूम में जाते हो ना, शोरूम में जाते हो, टेस्ट ड्राइव करते हो, पसंद आएगा तो लेते हो, नहीं है पसंद आएगा तो आप वहां चले जाते हो। तो शोरूम क्यों बनाती है कंपनी, ताकि उनका सेल और बढ़े। आफ्टर सेल सर्विस किसको बोलते हैं, व्हाट इज आफ्टर सेल सर्विस, बाइक बेचने के बाद कंपनी बोलती है ना 3 सर्विसिंग देंगे आपको फ्री में, एसी खरीदते तो उसका भी बोलते हैं ना 3 बार फ्री सर्विसिंग देंगे, एक्चुअली उसका पैसा कंपनी ने पहले आपसे ले लिया है, इसी को बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। आप कार खरीदते तो आपको बोलते हैं ना 3 बार फ्री सर्विसिंग है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो बताना है, हमने एक मशीन बनाया जिसे चपाती बनाते हैं, तो उसका डेमो दिखाना पड़ेगा ना लोगों को, तो डेमो करने में मटेरियल वगैरह वेस्टेज होता है, लेबर लगा है, तो वो भी खर्चा है हमारा, सेल बढ़ाने के लिए हमें डेमो करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग एंड प्राइस लिस्ट, कैटलॉग किसको बोलते हैं, कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती है, तो कस्टमर को कैसे पता चले, कंपनी कैटलॉग बनाएगी, उसके अंदर वो प्रोडक्ट और उसका प्राइस लिखते हैं, फ्री में बांटते हैं ताकि कस्टमर ऑर्डर दे। तो कॉस्ट ऑफ कैटलॉग और प्राइस लिस्ट, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो वो फूड का नाम उसका प्राइस लिखा रहता है ना, वैसी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है क्या क्या बनाती है और उसका प्राइस लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं कैटलॉग और प्राइस लिस्ट। इसको फ्री में दिया जाता है ताकि कस्टमर ऑर्डर करे।
वेयर हाउस रेंट बता दिया था, वेयर हाउस गोडाउन है जहाँ पे सब गुड्स को स्टोर रखा है, फिनिश गुड को, उसका भाड़ा। वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, वेयर हाउस है तो उसका स्टाफ को पगार भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वेयर हाउस का इंश्योरेंस, कल अगर आग लगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने उसका इंश्योरेंस निकाल लिया। तो ये सब हमारा कौन सा खर्चा है स्टूडेंट? सेलिंग एक्सपेंसेस है। अब आते हैं लास्ट, तो एक होता है मैंने बता दिया फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड होता है एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड होता है सेलिंग। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं लेना है, कॉस्ट शीट जब बनाओगे तो नहीं लेना है। ओके, तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। सुना, फॉलोइंग एक्सपेंस टू बी एक्सक्लूडेड, क्या करना है सर इसको? फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, इसको फाइनेंशियल ट्रीट करना, क्योंकि हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, फाइनेंशियल नहीं कर रहे हम लोग। ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फाइनेंशियल वाले बनाते हैं। तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे। मतलब हम क्या बोलते हैं आपको, प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा लगता है। इनडायरेक्ट में क्या क्या लोगे? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। इसके अलावा कोई भी चीज आप प्रोडक्ट में नहीं ऐड करोगे। ओके, तो सबसे पहला है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। हमारा एसेट्स था, एसेट्स, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, उसको बेच के हमको लॉस हो गया, तो लॉस हम कस्टमर से नहीं लेंगे। देखो, हम फर्नीचर बनाने में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा होता है वही हम कस्टमर से लेंगे। सोचो हम लोग फर्नीचर बना के बेच रहे हैं, ठीक है ना, और फर्नीचर हम बनाते, एक मशीन है हमारे पास, लेकिन वो मशीन खराब हो गया तो हमने उसको बेचा, उसमें हमको 3 लाख का लॉस हो गया। तो क्या 3 लाख हम कस्टमर से ले लें? गलत होगा, क्योंकि ये आपका ये एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है जो कभी कभी होता है। एबनॉर्मल समझते हैं ना, जो कभी कभी होता है। एबनॉर्मल चीज हम कस्टमर से नहीं लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हम कस्टमर से नहीं लेंगे। प्लांट मशीनरी बेच के लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस हो गया, वो प्रोडक्ट में नहीं ऐड करें, बिकॉज इट इज एन एबनॉर्मल। हम नॉर्मल कस्टमर से लेते हैं, एबनॉर्मल नहीं लेते। ऐसे हमारे पास एसेट था, कल आग लग गया और उसमें हमारा एसेट जल के भस्म हो गया, तो इसका पैसा हम कस्टमर से नहीं लेंगे, वो अपना नसीब खराब है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। जो कभी कभी होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। हम एबनॉर्मल कस्टमर से नहीं लेते। हमने इनकम टैक्स पे किया, प्रोविजन में टैक्स कर रहे हैं, एडवांस टैक्स दे रहे हैं, ये सब हम प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, कॉस्टिंग में नहीं लेते हैं, बिकॉज इट इज अवर पर्सनल। डायरेक्ट टैक्स पर्सनल होता है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स हम लेते हैं कस्टमर पे, हम इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से लेते हैं। देखो, एक मैच बॉक्स खरीदते उस पर लिखा था इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। ऑल टैक्स मतलब जीएसटी इंक्लूड है, लेकिन हम पर्सनल टैक्स नहीं लेते, डायरेक्ट टैक्स नहीं लेते। ओके, तो इनकम टैक्स, प्रोविजन टैक्स, एडवांस टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, ये मेरा पर्सनल है। अगर मैंने टैक्स दिया तो प्रोडक्ट में क्यों ऐड करूं? ओके, तो ये पर्सनल टैक्स है, ये नहीं लेना। डोनेशन, हमने कभी डोनेशन, हमने दूसरे को डोनेशन दिया, ये मेरा पर्सनल है, हम दूसरे से नहीं लेंगे। ओके, पर्सनल है। सुनो और हिंट, शेयर्स और डिबेंचर्स से रिलेटेड कुछ भी चीज होगा ना, वो नहीं लेना है कॉस्टिंग में। एग्जांपल, शेयर्स के ऊपर हम पे करते हैं डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को हम देते हैं डिविडेंड। डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट पे लोन, बैंक ओडी डिबेंचर पे करते हैं इंटरेस्ट। तो शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगा तो नहीं लेना, बिकॉज इट इज ए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ओके, तो याद रहेगा ना, शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी, शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड कोई भी चीज रहेगा बिल्कुल नहीं लेना कॉस्टिंग में। नेक्स्ट, आपने एसेट परचेज किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ, इसका हम क्या ले सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, हम एसेट नहीं लेंगे ना। आप जेरोक्स निकालने जाते हो तो जेरोक्स 1 रुपए का दे देते हैं ना। आप एक दुकान में गए जेरोक्स निकालने के लिए, तो जेरोक्स वाला आपसे 1 रुपए लेगा ना। आप एक जेरोक्स का दुकान में गए पैन कार्ड का जेरोक्स निकालने के लिए, तो आपसे 1 रुपए लेगा, ऐसा नहीं बोलेगा ना। एक कॉपी 1 लाख रुपए का, वो मशीन का पैसा नहीं लेगा, उसका डेप्रिसिएशन ले सकता है। तो एसेट परचेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेने का, लोगों से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले सकते हैं आप। ओके, तो उसका हम क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन। एसेट नहीं लेते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, देखो हम कभी रिजर्व पैसा ट्रांसफर करते हैं, इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस। ओके, तो ट्रांसफर टू रिजर्व नॉट एन एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है ना। मैंने कुछ पैसा कैनरा बैंक से निकाल के एसबीआई में ट्रांसफर किया, तो क्या मेरा खर्चा है? नहीं, ट्रांसफर कोई खर्चा नहीं होता है। नेक्स्ट, आपने गुडविल राइट ऑफ कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ जो होता है ना, इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस। ओके, राइट ऑफ जो होता है इट इज नॉट एन एक्सपेंसेस, नॉट एन एक्सपेंसेस मतलब रियल में कैश नहीं गया। गुडविल राइट ऑफ कर दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया, रियल में कैश मूवमेंट नहीं हुआ। ओके, कैश डिस्काउंट जो हम कस्टमर को देते हैं वो सेल के बाद होता है। हमें क्या पता था जो गुड्स हम बना रहे हैं उस पर हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो जो सेल के बाद होता है वो नहीं लेते हम कॉस्टिंग में। ओके, लास्ट, लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट। देखो, क्रिमिनल
लीगल चार्जेस किए हो लेकिन क्रिमिनल सूट को, प्रोडक्ट बनाने में क्रिमिनल चीज थोड़ी ना लगता है। दो वर्कर कल फाइटिंग में हाफ मर्डर कर दिए एक दूसरे का, तो उसके ऊपर कोर्ट में केस हुआ। तो लीगल चार्जेस जो किए हो कंपनी ने, ये हम कस्टमर से नहीं लेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है। सुने, ये एबनॉर्मल है। लास्ट, जैसा एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है कुछ आपको, वैसी कुछ इनकम होते हैं, वैसी इनकम 100% इग्नोर करना। फॉलोइंग इनकम टू बी एक्सक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट बिकॉज ये फाइनेंशियल में आता है, ट्रेडिंग और पीनल अकाउंट में आता है। क्या क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्ट, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर हमें ब्याज मिला। हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उस पर डिविडेंड मिला। हमने एसेट सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, रेंट मिला। स्टूडेंट, हम याद रखना, कभी भी हम इनकम कॉस्टिंग में नहीं लिखते, हम कॉस्ट शीट में केवल एक्सपेंसेस लिखते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम कभी भी इनकम नहीं लिखते हैं, तो कभी भी ये बात याद देना, तो ये बात ध्यान देना। फॉलोइंग एक्सपेंस टू बी एक्सक्लूडेड, ये पूरा ध्यान देना। एबनॉर्मल, पर्सनल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, शेयर से डिबेंचर से रिलेटेड चीज इग्नोर करना है। राइट ऑफ चीज नॉट एन एक्सपेंसेस, क्रिमिनल मैटर एबनॉर्मल है, और इनकम तो 100% हम कॉस्टिंग में नहीं लिखते। ओके, एज्यूम करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और जो चीज कॉस्ट शीट में इग्नोर करना, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल वीडियो लेके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।